हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो हम इंटरेस्टिंग बना देंगे, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इसमें से ही क्वेश्चन पूछती है, तो ज़रूरी है हमारे लिए फेवरेट भी और इंटरेस्टिंग भी हो। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी डेफिनेशन: प्रोसेस बाय विच आरबीआई कंट्रोल्स मनी सप्लाई, क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। देखो, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। देखो, दो पॉलिसी होती है, एक तो फिजिकल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है आरबीआई की और फिजिकल पॉलिसी होती है आपके गवर्नमेंट की। ठीक है ना। अब फिलहाल अपन मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई क्या करती है? मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है, उसके लिए मॉनेटरी टूल्स होते हैं। ठीक है ना। उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो ये सब है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसके रिगार्डिंग अब अपन थोड़े से कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि करेंसी डीमोनेटाइजेशन हुआ था अपना। डीमोनेटाइजेशन हुआ था, कौन करता है डीमोनेटाइजेशन? ठीक है। डीमोनेटाइजेशन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, आरबीआई नहीं करती है, ध्यान रखना। अब डिनोमिनेशन के बारे में देखते हैं। डीमोनेटाइजेशन और डिनोमिनेशन, ठीक है ना। राइटिंग के लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज चाहूँगा। डिनोमिनेशन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, डिनोमिनेशन और डिमोनेटाइजेशन दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, आरबीआई नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो करेंसी गारंटीड बाई, मतलब करेंसी गारंटीड कौन करता है भाई? गारंटी कौन दे रहा है? आजकल यही बातें चल रही। गारंटी कौन दे रहा है? गारंटी दे रही है भाई आरबीआई। आरबीआई दे रही है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई गारंटी देती है। ठीक है। अब अपन ये भी जान लेते हैं इशूइंग अथॉरिटी कौन होती है। इशूइंग अथॉरिटी कौन होता है, कौन होती है? ठीक है। इशूइंग अथॉरिटी, देखो, नोट्स की इशूइंग अथॉरिटी होती है, आपको भी पता होगा, आरबीआई होती है। ठीक है। अंडर आरबीआई एक्ट। ओके। अब नोट्स के में भी एक 1 रुपये का नोट, आपको पता ही होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, 1 रुपये का जो नोट होता है वो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट। ठीक है ना। अब कॉइन पे आ जाते हैं। कॉइन का भी आपको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करती है अंडर कॉइनेज एक्ट। ठीक है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब बेसिक है, बता दिया मैंने ऐसे ही। अब अपना जो है आगे, अब अपन आ जाते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए। प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। आप कोट करेंगे, कहीं लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, जरूरी है आपके लिए जानना। इंपॉर्टेंट टर्म्स, लीगल टेंडर। देखो, मैं आपको ऐसे ही बता, लीगल टेंडर होता क्या है? मनी डेट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय लॉ टू सेटल डेब्ट्स। ठीक है, बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। लीगल टेंडर, जो पैसा आपके हाथ में है, जिस पैसे के पीछे दुनिया भाग रही है, उसी पैसे के पीछे सब भाग रहे हैं, वो है लीगल टेंडर। आप 100 रुपये का नोट लेके जा रहे हो, किसी शॉपकीपर को दे रहे हो, वो 100 रुपये का नोट एक्सेप्ट करके आपको अगर सामान 100 रुपये का नहीं दे रहा है तो उस पर केस कर सकते हो। वो 100 रुपये उसे एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे, वही लीगल टेंडर है। चेक भले वो ले ना ले, क्योंकि वो उसकी मर्जी है, चेक कभी लीगल टेंडर नहीं होता, याद रखिएगा। कैश जो आपके पास फिजिकल है, वो जो आप रोज नोट देखते हो, वो लीगल टेंडर है। ठीक है, बैक्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? जैसे गोल्ड वोल्ड होते हैं ना, ये गोल्ड की होती है इंट्रिंसिक। फेस वैल्यू होती है अपने नोट की जो उस पर छप गया, वही फेस वैल्यू है उसकी। ठीक है ना। बाकी पेपर की कोई फेस वैल्यू, गोल्ड की तो खुद की फेस वैल्यू, खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है ना, वो उसकी वैल्यू है। ठीक है ना। अब फेट मनी क्या होता है? फेट मनी लीगल टेंडर ही होता है, जो आपकी डेली पर्पज पे जो आप यूज़ करते हो, वो फेट मनी होता है। ठीक है ना। लीगल टेंडर में एक और चीज़, हाँ, लीगल टेंडर आपके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, सीबीडीसी, वो भी लीगल टेंडर ही है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि सर ने कह दिया कि सिर्फ पैसे नोट हैं वही है लीगल टेंडर, ऐसा नहीं। सीबीडीसी भी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी, वो है लीगल टेंडर बोल दिया गया। ठीक है। फिएट मनी अपनी जो पैसे वाला जो
पेपर मनी बोल सकते हैं इसे, पेपर मनी जो अपन डेली पर्पज पे यूज़ करते हैं। फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? मनी इश्यूड अगेंस्ट ट्रस्ट कॉन्फिडेंस, ठीक है, लाइक डिमांड ड्राफ्ट, चेक्स को फिड्यूशियरी मनी बोला जाता है। फिड्यूशियरी मनी लीगल टेंडर में नहीं आता, ठीक है, याद रखिएगा। नियर मनी क्या होता है? इजीली एसेट्स इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, टाइम डिपॉजिट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ेंगे हम, ट्रेजरी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स और कॉमर्शियल पेपर्स, ये सब क्या होते हैं। पर देखो नियर मनी का मतलब है कि जो एसेट जल्दी से इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में, ठीक है। प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आजकल सब यूज़ कर रहे हैं। ई वॉलेट मनी तो अपना डेली पर्पस पे यूज़ हो रहा है, जो अपन विदाउट यूजिंग फिजिकल कैश, ठीक है ना, ऑनलाइन पेमेंट। क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में आप पता करिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। क्रिप्टो करेंसी किसी को एग्जैक्टली पता ही नहीं चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी मतलब आप एस्पिरेंट है, आप गो थ्रू करते ही हैं। क्रिप्टो करेंसी पता है, अच्छी बात है, नहीं पता है तो जाइए गूगल पे सर्च करिए, क्योंकि कुछ काम तो आपको भी करने चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन मनी सप्लाई पे। मनी सप्लाई क्या है? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का मेन रोल मनी सप्लाई से है। मनी विथ पब्लिक, टोटल डिपॉजिट विद बैंक्स, टोटल डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस। देखो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। मनी सप्लाई क्या है? पब्लिक के पास पैसा, बैंक के पास पैसा, पोस्ट ऑफिस के पास पैसा, ठीक है। अब ये इसके अंदर मनी सप्लाई के अंदर क्या चीज़ें नहीं आती है? मनी विथ गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो नहीं आता, इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं आता है, डिपॉजिट बाय आरबीआई नहीं आता, आरबीआई मनी नहीं आता, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि मनी सप्लाई तो हो ही नहीं रही है ना। एग्रीगेट्स ऑफ मनी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस प्री दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, ये देख के हाल बेहाल हो जाता है क्या है ये, तो पढ़ाते हैं, इसे ईजी करेंगे अब। मॉनिटरी बेस, एमओ, हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी। हाई पावर्ड मनी बोला जाता है, रिजर्व मनी देखो यहाँ से तो एक मेंस का क्वेश्चन ही आ रखा है आपका, डायरेक्ट ही आ रखा है। हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी से बोलते हैं मॉनेटरी बेस को। कैश हेल्ड बाई पब्लिक का पैसा, पब्लिक के पास जो पैसा। बैंक रिजर्व विथ आरबीआई, जो बैंक का रिजर्व है आरबीआई के पास, ठीक है। अदर डिपॉजिट्स आरबीआई, ठीक है। डिपॉजिट्स मेड बाई पब्लिक इन बैंक्स आर नॉट काउंटेड इन अमो। जो डिपॉजिट्स पब्लिक का है बैंक में वो काउंट नहीं होगा अमो के अंदर, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एटसेट्रा, ठीक है ना, ये सब चीज़ें काउंट नहीं होगी। अब आ जाता है अपन M1 पे। ये बॉक्स परेशान कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है ना, तो इस पर आज इसकी परेशानी खत्म करते हैं। M1 क्या है? मनी हेल्ड बाई पब्लिक, पब्लिक के पास जो पैसा है प्लस डिपॉजिट्स इन बैंक, डिमांड डिपॉजिट, DD, डिमांड डिपॉजिट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आएंगे, बड़ी सुंदरता से समझाऊँ मैंने, यहाँ नॉट इंक्लूडेड M1, मतलब ये M1, M2, M3 में तीनों में क्या इंक्लूड नहीं होगा, मैंने बड़े बेहतरीन तरीके से लिखा है। टाइम डिपॉजिट नहीं है, देखो आप ही देखो यहाँ डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट दो होने चाहिए बैंक के, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के भी दो होने चाहिए, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। इसके अंदर सिर्फ बैंक का डिपॉजिट है, वो भी डिमांड वाला, तो कौन सी चीज़ें नहीं होगी? टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट पी हो गए पोस्ट ऑफिस पे। सिंपल, ठीक है। M2, M1 प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। मनी हेल्ड विथ पब्लिक बाय पब्लिक, डिपॉजिट्स इन बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफिस का भी आ गया, पोस्ट ऑफिस का, और डिमांड डिपॉजिट्स बैंक का भी आ गया, तो बताओ क्या नहीं आया होगा? टाइम डिपॉजिट बैंक का नहीं आया, टाइम डिपॉजिट ही पोस्ट ऑफिस का नहीं आया, मतलब दो चीज़ें मिसिंग है, ये देखो यहाँ लिख रखी है। M3, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। M1 में क्या आता है? देखो मनी हेल्ड बाय पब्लिक, यहाँ आ जाओ फिर से, मनी हेल्ड बाय पब्लिक, डिपॉजिट्स इन बैंक, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, टाइम डिपॉजिट्स इन बैंक। अच्छा देखो बैंक की दोनों चीज़ें आ गई, तो बचा क्या बचा? डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, टाइम डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। इसमें और देखो मैंने एक और दूसरे तरीके से भी लिख रखा है, देखो यहाँ पे अगर किसी को कन्फ्यूजन, मनी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस NDTL मतलब नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, ठीक है ना, यही है और कुछ नहीं है। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, यहाँ बैंक का सब कुछ आ गया, पोस्ट ऑफिस का ही बचा, ठीक है। अब M4 क्या है? M4 में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, देखो M3 ये रहा, M3 में ये सब आ गया था, दोनों बैंक का आ गया था। अब इसमें पोस्ट ऑफिस के भी दोनों आ गए, ये दोनों यहाँ पे आ गए, तो फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचा। ये देखो ये चीज़ें रटो मत, इस बचपन से रटते हुए आ रहे हो, अब मत रटो, अब याद करो। मुझे समझ आता है कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, पर इसे याद करो। ये मैंने ये जो बॉक्स डाला है ना, इसको इसके साथ देख के याद करोगे ना, मज़ेदार, मज़ा आएगा एकदम, कि ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये हो जाएगा आपका क्लियर। अच्छा एक कुछ चीज़ें हैं जो बता देता हूँ मैं। M1 और M2 इन दोनों को बोला जाता है नैरो मनी, ठीक है ना।
इन दोनों को बोला जाता है नैरो मनी। और M3 और M4 को क्या बोला जाता है? M3 और M4 को बोला जाता है ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि सब कुछ इंक्लूड है, ब्रॉड मनी बोला जाता है। यहाँ लिखा नहीं है, मैं सोचा आपको वोकैबुलरी समझा, मतलब वोकली समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है ये अच्छा, लिक्विडिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन है, लिक्विडिटी किस में सबसे ज़्यादा? तो M0, M1, M2, M3, M4। देखो ये तो आपके बुक्स के अकॉर्डिंग है। M0 जो है बुक में M0 को ज़्यादा लिक्विड बताया गया है, प्रैक्टिकली M1 को ज़्यादा लिक्विड बताया जाता है। M1, M2, M3, M4 ऐसे चलता है, फिर M0 आता है, ठीक है ना। तो ऐसे चलता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है ना। मनी मल्टीप्लायर में कुछ नहीं है, देखो मनी सप्लाई अपॉन मॉनिटरी बेस, ठीक है। मनी सप्लाई अपॉन मॉनिटरी बेस। अब मनी मल्टीप्लायर देखो, मनी मल्टीप्लायर जब भी बढ़ेगा इकोनॉमी के लिए अच्छा ही होगा, गुड फॉर इकोनॉमी। मनी मल्टीप्लायर के बढ़ने से बैंकिंग हैबिट्स बढ़ जाएगी लोगों की। ये आपका PYQ प्रीलिम्स का मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लायर होगा। देखो वर्ड में ही है मनी मल्टीप्लाई, मतलब मनी मल्टीप्लाई से बैंकिंग हैबिट इंक्रीज हुई है लोगों की, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब आता है अपना एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टाइप्स है, ठीक है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही सब कुछ हो रहा है। ये बताएगा आपको कैसे हो रहा है, ऊपर नीचे सब कैसे चल रहा है, कैसे मनी सप्लाई घट रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। एक्सपेंशनरी में क्या होता है, मनी विथ बैंक इंक्रीज हो जाए। अब इंक्रीज कैसे होगी, मैं समझ रहा हूँ आपका यह सवाल होगा, इंक्रीज कैसे होगी? वो मॉनेटरी टूल्स के थ्रू होगी, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लैंडिंग इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज हो गई, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। देखो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, सपोज करो आपकी मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो गई, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? देखो पैसा आया बैंक के पास, बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, लेंड करने के लिए ज़्यादा पैसा, इंटरेस्ट रहेगा कम, इंटरेस्ट कम रहेगा तो बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी, लेंडिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, बट सप्लाई कांस्टेंट है इसलिए इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है ना। समझे ना, बहुत इंटरेस्टिंग था ना, ठीक है। मनी कैसे इंक्रीज होगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो कॉन्ट्रैक्शनरी में बस उल्टा है, मनी कम हो जाएगी बैंक के पास तो फिर परचेजिंग पावर भी कम होगी, मतलब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, बढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, लैंडिंग कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और एक हद के बाद अगर ज़्यादा हो जाए डिफ्लेशन भी आ जाता है, ठीक है ना, समझे। इसको पढ़ेंगे, मॉनेटरी टूल्स के थ्रू पढ़ेंगे अपन। देखो ये मॉनेटरी टूल्स भी दे रखे हैं, ऐसी बात नहीं है मैंने। ये हो गया आपका एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। इसके बाद अपन आ जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। मैंने वैसे कुछ डाला ही नहीं जिससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। मैं आपको PYQ भी बताऊंगा, देखो आगे। आज मैं डाल नहीं पाया, भूल गया मैं इसमें कि PYQ वाला मैं अगले सेशन में आपके इसके PYQ अवेल करा दूंगा, ठीक है, नहीं तो नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है, उसको समझाऊंगा भी बाद में। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे आ जाते हैं अपन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उर्जित पटेल कमेटी, मतलब रिकमेंडेशन थी, उन्होंने बनाई थी भाई जी। फर्स्ट कमेटी अक्टूबर 2016 में, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी 2016 में हुई थी। MPC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी रेपो रेट टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक, ठीक है ना, यही फिक्स करते हैं, ठीक है ना, बेंचमार्क पॉलिसी रेट, रेपो रेट फिक्स करते हैं टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक। इन्फ्लेशन के बारे में अभी तक आपको नहीं पता चला है तो इन्फ्लेशन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा आगे। इन्फ्लेशन कुछ नहीं है, जब डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है ना, परचेजिंग पावर, ये सब रोल है उसका। सब चीज़ें महंगी होती जा रही है मार्केट में, जब महंगाई ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है, समझ रहे हैं ना आप। जैसे अपने कोरोना के टाइम इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया था, महंगी चीज़ें बिक रही थी, मास्क कितने महंगे बिक रहे थे, इन्फ्लेशन, डिमांड थी, सप्लाई, ठीक है ना, तो वो सब है। इट्स सेट्स मॉनेटरी पॉलिसी एवरी 2 months बाई मंथली मीटिंग, मतलब ठीक है, 2 महीने में एक बार मिलती हैं, ठीक है ना, और टारगेट वो जो भी है वो सेट करती हैं, मतलब डिसाइड करती हैं कि क्या होगा। इट सेट्स मॉनेटरी पॉलिसी सेट करेंगी, ठीक है ना। अच्छा टारगेट जो है इन्फ्लेशन का टारगेट है 4% ±2%, ठीक है ना, 4 से 2 ज़्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है, वो है, अच्छा है। डिसाइड जॉइंटली बाय गवर्नमेंट एंड RBI। अच्छा देखो इसका कंपोजिशन भी पढ़ लेते हैं अपन, पहले यहाँ जाते हैं। 6 मेंबर्स, 3 RBI होते हैं, गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं।
3 फ्रॉम आउटसाइड, इकोनॉमिस्ट एक्सपर्ट या अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 3 को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 3 को आरबीआई का अपॉइंट करता है, ठीक है। डिसाइड जॉइंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई। यू वुड एवरी 5 ईयर लास्ट इन 2021 एंड वैलिड टिल 2026, ठीक है ना। 5 साल में एक बार रिव्यू की जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 महीने में एक बार मिलती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। साल में वैसे तो इंपॉर्टेंट है 4 बार मिले, जरूरी है 4 बार मिले, ठीक है। टर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर 4 साल होते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर रिअपॉइंटमेंट, रिअपॉइंटमेंट नहीं होती है, वोट इसका गवर्नर का वोट कास्टिंग होता है, ठीक है ना। डिसीजन मेजोरिटी वोट होता है। देखो इसमें अगर आप देखो वोट कास्टिंग वोट होता है, कास्टिंग वोट जैसे अपने स्पीकर का होता है, समझ रहे हैं ना, स्पीकर का होता है वैसे ही गवर्नर का कास्टिंग वोट होता है, मेजोरिटी वोट। 1 सेकेंड गाइस, ठीक है, समझिए। देखो अगर आप क्रिटिसिज्म पूछ लें, मेंस में पूछ लेते हैं, आपको कहीं क्रिटिसिज्म लिखने पड़ जाए, तो देखो इसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल है, क्योंकि गवर्नर तो सिर्फ कास्टिंग वोट ही कर रहे हैं। तो ये सब क्रिटिसिज्म आप बना सकते हो, इसी में से बनेगा, कुछ और नहीं बनेगा। एमपीसी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, इसलिए हाईलाइट में डाला है बॉक्स में, ठीक है ना। ये आपकी एमपीसी हो गई। अब अपन आ जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सब सारा खेल ही नहीं का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो। क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, ठीक है ना। अब रिजर्व रेशियो पे आते हैं अपन। रिजर्व रेशियो में आते हैं कैश रिजर्व रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, CRR, SLR। CRR क्या होता है? बैंक देती है आरबीआई को, डिपॉजिट्स में से एक, डिपॉजिट्स का एक हिस्सा देती है, ठीक है ना। और उस पर याद रखिएगा आरबीआई बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देता है इस कैश रिजर्व रेशियो पे, ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई को देती है बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक से ना। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज डेट बैंक्स मस्ट मेंटेन इन लिक्विड एसेट्स, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश, ठीक है। गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड कैश, ठीक है ना, इन चीज़ों में रखते हैं। कौन रखता है? आरबीआई के पास नहीं रहती, ये खुद के पास ही रहती है, बैंक्स के अपने पास होती है, बैंक कीप्स इटसेल्फ, ठीक है ना। एक परसेंटेज होता है, ठीक है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी देखो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके अंदर 2 चीज़ आती है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है? देखो पहले के टाइम पे रेपो रेट इतना स्पेशल नहीं था बैंक्स के लिए, पर अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस पे जाते हैं। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई देती है लोन बैंक को, बैंक देता है इंटरेस्ट, बैंक कोलेट्रल भी देता है, और जो कोलेट्रल रीपर्चेजेबल होती है, ठीक है ना। और ये याद रखने का, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म जैसे कि 14 दिन ऐसा होगा, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ज़्यादा लंबे टर्म के लिए नहीं होता है। 1 सेकेंड है ना, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये। और अपना रिवर्स रेपो रेट क्या है? रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है ना, कॉमर्शियल बैंक से आरबीआई बोरो करती है, यूज टू ऑब्जर्व एक्सेस लिक्विडिटी। एक्सेस, देखो आरबीआई के पास तो पैसे की कमी नहीं है, पर एक्सेस लिक्विडिटी के लिए, एक्सेस लिक्विडिटी के लिए, उस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए करती है। हायर रिवर्स रेपो, बैंक्स पार्क फंड विथ आरबीआई इंस्टेड ऑफ लेंडिंग। देखो सिंपल सी बात है, जब भी एक चीज़ आगे मैं बताऊंगा आपको, इसको इंक्रीज किया तो मतलब रेट मिलेगा ना, एक इंटरेस्ट रेट है ये, रेपो रिवर्स रेपो ये रेट है एक, ठीक है ना। अगर बैंक्स ज़्यादा, आरबीआई ज़्यादा पैसा ले लेगी, बैंक ज़्यादा पैसे, हायर रिवर्स रेपो रेट होगा तो बैंक ज़्यादा पैसा देगी, क्योंकि इंटरेस्ट कमाना किसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, वही है। देखो यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ, अगर यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ, अगर यहाँ भी इंक्रीज़ हुआ, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तरीका है, यही तो है। यहाँ लिखा हुआ मनी विद बैंक डिक्रीज कब होगा, इंक्रीज कब होगा, पैसा इंक्रीज कब होगा, ठीक है ना, पैसा इंक्रीज कब होगा, ये सब डिक्रीज होंगे। CRR डिक्रीज होगा तो बैंक के पास पैसा होगा, ये डिक्रीज होगा तो बैंक के पास पैसा होगा, ये डिक्रीज होगा। अब ये इसमें बोल देंगे कि पैसा तो इंटरेस्ट आ रहा है, अरे तो पैसा तो एक बिग अमाउंट में जा रहा है ना, तो वो भी तो है, ठीक है ना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? अपन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे जाते हैं। देखो, इमरजेंसी ओवरनाइट बोरोइंग फैसिलिटी फॉर बैंक्स फ्रॉम आरबीआई एट अ रेट स्लाइटली अबाउ रेपो, ठीक है ना, स्लाइटली अबाउ रेपो। स्टैंडिंग
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देखो इमरजेंसी बेसिस पे होती है, अगले दिन इसका पेमेंट करना होता है, ठीक है ना। ये ज़्यादा टर्म के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म है, ओवरनाइट है, ठीक है। देखो 2011 में इंट्रोड्यूस हुई थी, और ये पेनल्टी रेट भी होती है इसके अंदर की, क्योंकि ओवरनाइट ले रहे हो ना आप, तो इसीलिए। और ये देखो रेपो रेट से कुछ 25 बेसिस पॉइंट ऊपर होती है, यहाँ पे अपन 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है ना, रेपो से। देखो स्लाइटली अबव रेपो, ठीक है ना। कोलेट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है ना, यूज्ड व्हेन बैंक्स फेस एक्यूट लिक्विडिटी क्रंच, ठीक है, ज़्यादा लिक्विडिटी इश्यूज आते हैं जब, तब रखते हैं, ठीक है। अब अपना स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ क्या होता है? अनाउंस इन 2022 बाय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। इट इज़ अ फैसिलिटी बाय आरबीआई अंडर विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स विदाउट एनी कोलेट्रल फोकस एट अ रेट लोअर देन अ रेपो रेट से लोअर पे, ठीक है ना। अच्छा, एक एसडीएफ पे एक और चीज़ रिप्लेस्ड आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट को रिप्लेस कर दिया था, ठीक है ना। 2022 की बात है ये, 2022 में। कोलेट्रल नहीं, कोई कोलेट्रल नहीं है, विदाउट कोलेट्रल, ठीक है, नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड। यहाँ मैंने, यहाँ भी है लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ, ताकि आप भूलें ना, ठीक है ना। ये इकलौती ऐसी है, ठीक है ना। और एक और चीज़ है जो शायद मैं आपको मुझे याद नहीं आ रहा है, बताऊंगा, चलो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, मैंने चेक कर लिया क्या कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में आप एसएलआर का कोटा यूज़ कर सकते हो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब देखो अब इसमें इशू नहीं, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। एसएलआर में जो आपने ये सेव किया हुआ है, ये एक परसेंटेज है, ये आपने मेंटेन किया, इसी को कोलेट्रल की तरह यूज़ कर सकते हो आप मार्जिनल की जब कोलेट्रल देते हो, ठीक है ना, पैसा ओवरनाइट उठाने के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये सिर्फ इसके लिए। और ये जो है अपना मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें एक और चीज़ है, इसमें जो लिवरेज है, ये प्रिविलेज है जो सिर्फ दिया किसको गया, ओनली शेड्यूल बैंक को। ओनली शेड्यूल बैंक्स के पास ये लिवरेज है कि वो ओवरनाइट पैसा उठा सकती है, किसमें, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यार मैं एसडीएफ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये कि इसकी फैसिलिटी सिर्फ शेड्यूल बैंक के पास है, शेड्यूल बैंक के पास है, ठीक है ना। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी हो गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन पे आ जाते हैं। कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना खरीदने का काम है। देखो खरीदेंगे जब इंजेक्ट करनी हो, अब देखो कोई चीज़ आप खरीद रहे हो तो अगले को पैसा दोगे, गवर्नमेंट आपसे सिक्योरिटीज खरीद रही है, ठीक है ना, तो क्या करिए, आपको पैसा देगी, मतलब मनी सप्लाई बढ़ाएगी, इंजेक्ट कर रही है मनी सप्लाई को मार्केट में। और जब वो बेचेगी मतलब अब्जॉर्व करेगी, तो आप उन्हें पैसा दोगे, किसको, आप पैसा दोगे उन्हें, ठीक है ना। बैंक्स करती हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचना खरीदने का काम आरबीआई का है, ठीक है, बैंक करती हैं। अब आता है अपन बैंक रेट पे आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक। देखो बैंक रेट का बेसिक चीज़ यही है, पहले बैंक रेट बहुत ज़्यादा फेमस था, मेन चीज़ बैंक रेट ही थी, अब रेपो रेट हो गई है। लॉन्ग टर्म लैंडिंग रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू द बैंक, बैंक वही है जो रेपो रेट जैसा है, कि जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को पैसा देती है, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। अब अपन क्वालिटेटिव टूल्स पे आ जाते हैं। क्रेडिट रेशनिंग, ठीक है ना, क्रेडिट रेशनिंग के बारे में। हाँ, तो क्रेडिट रेशनिंग क्या है, रेस्ट्रिक्ट लोन टू सर्टेन सेक्टर्स, जैसे कि अपन एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ सर्टेन सेक्टर्स के लिए क्रेडिट रेशनिंग अलाउड नहीं है, क्रेडिट देना अलाउड नहीं, जो स्टॉक मार्केट में हो, जब समय ऐसा चल रहा हो, स्टॉक मार्केट के लिए नहीं है, ठीक है ना। पर एनकरेजिंग एग्रीकल्चर के लिए, मतलब एग्रीकल्चर के लिए आप लोन दो, क्रेडिट दो, ये बात की जा रही क्रेडिट रेशनिंग। ये आरबीआई क्वालिटेटिव टूल्स यूज़ करता है मनी सप्लाई के लिए, ठीक है ना। ये बेसिस करता है कि उस मनी सप्लाई कैसे बढ़ानी है घटानी। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो आप चेंज इन अ लोन टू वैल्यू रेशियो, एग्जांपल सिक्योरिटीज ट्रेडिंग। देखो मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में बता देता हूँ क्या है मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या है, आपने जो कोलेटरल दी उसका कितना परसेंट है, बस वही है मार्जिन रिक्वायरमेंट। उस पर कितना परसेंट दोगे वो आरबीआई ट्राई करेगी, और आरबीआई चेंज करती है, इस पर कभी भी चेंज कर सकती है, ठीक है ना। अब मोरल सुएशन क्या होता है, मोरल सुएशन के बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। मोरल सुएशन, परसुएडिंग बैंक्स टू फॉलो आरबीआई डायरेक्टिव्स। आरबीआई के जो डायरेक्टिव्स है उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। नॉन बाइंडिंग परसुएशन होता है वैसे तो, बाय आरबीआई आस्किंग बैंक्स टू फॉलो इट्स पॉलिसी गाइडलाइंस इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब रिक्वेस्ट भी करती है टू नॉट लैंड स्पेकुलेटिव रियल इस्टेट में पैसा मत दो, ऐसा वैसा, ठीक है ना। मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन भी ले सकती है। देखो
होते हैं ना पिताजी, आपसे आराम से भी बात कर सकते हैं, पर फिर गुस्सा आया तो वो भी हो जाते हैं, फिर तो माननी पड़ेगी। पेनल्टीज डायरेक्टिव अगेंस्ट बैंक्स नॉट फॉलोइंग पॉलिसी, देखो लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सब है। अब देखो ये हो गया सब आपका पॉलिसी। देखो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, आपको फिर भी कहीं इशू आए मुझे कमेंट करिए। कुछ भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। कमेंट करिए, मैं आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाऊंगा, हर चीज़ को डिटेल में जाकर पढ़ाऊंगा। अच्छे देखो नोट्स तो बिल्कुल आपको अवेल कराऊंगा, जो जो जिस बेहतरीन तरीके से हो सकते है वो कराऊंगा। इसको बनाने में समय लगता है, मेहनत लगती है मेरी। मैं चाहता हूँ हर किसी को अच्छा और बेहतरीन मिले। कुछ भी दिक्कत हो मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी आपको समझ आ गया ना एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। अब अच्छा एक और चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, चलो बता देता हूँ। ये सब इंक्रीज कर दिया मतलब क्या हो गया, मनी सप्लाई को वापस बुलाना है मार्केट में। कैसे बुलाएंगे, देखो CRR बढ़ाया, बैंक्स को पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा RBI को, बैंक के पास हो जाएगा पैसा कम। बैंक के पास पैसा कम होगा तो क्या होगा, लैंड कम करेगी, लैंड कम करेगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा। लैंड किस लिए कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी, लोग कम लेंगे, कम लेंगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा। यही CRR कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा तो बैंक के पास पैसा ज़्यादा होगा, बैंक के पास पैसा होगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोगों के पास बोरोइंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, बोरोइंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। सब में सारी रेट्स इंक्रीज होगी तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, और सारी रेट डिक्रीज होगी मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, ठीक है ना। और भी कुछ डाउट हो मुझसे पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू।